रूसी एयरबेस में भीषण हमला किया। 117 ड्रोन्स के जरिए यूक्रेनी सेना ने रूस के 5 एयरबेस पर भीषण तबाही का दावा किया है। स्पाइडर्स वेब नाम से इस ऑपरेशन को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और खुफिया एजेंसी एसबीयू के प्रमुख की निगरानी के अंदर चलाया गया। जो जानकारी अब तक मिल रही है, यूक्रेन ने रूस के 41 फाइटर जेट्स को भी तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी एजेंट्स ने दूर की सीमाओं को पार करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। इसमें आपको बता दें कि विस्फोटकों से लैस ड्रोन को लकड़ी के शेड की छतों के भीतर छिपाया गया और फिर शेड्स को ट्रकों में लादकर रूसी एयरबेस के पास पहुंचाया गया। इसके बाद रिमोट कंट्रोल से एक साथ सभी ड्रोन्स उड़ाकर रूसी एयरबेसेस को टारगेट किया गया। यूक्रेन की ओर से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस ने भी एयरबेसेस पर हमले की पुष्टि कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने मुरानमोंस्क, इरुकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और साथ ही अमूर क्षेत्रों के सैन्य हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए और रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन की योजना को बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लगा है। इसे अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। विस्तार से इस पे भी चर्चा करेंगे कि ये एफपीवी होता क्या है, ये ड्रोन सिस्टम क्या है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस यूक्रेन वॉर का एक नया चैप्टर जो है वो खुल चुका है, क्योंकि आपको बता दें यूएस, अमेरिका भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है। अब पीस टॉक्स की जो हम बात कर रहे थे, जो अब उसका दूसरा राउंड होने वाला है, लेकिन उस दौरान उससे पहले ही यूक्रेन की तरफ से यह हमला, इसके मायने क्या है? रूस ने यूक्रेन पर पलटवार के लिए बड़ी तैयारी जो है वो की है। क्या तैयारी हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब रूस की न्यूक्लियर आर्मी हाई अलर्ट पर है, रूसी मिसाइलें तैयार है, यूक्रेन में बड़ी तबाही मच सकती है, ऐसी भी पूरी संभावना। यूक्रेन के हमले के बाद रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया फ्रंट खुल चुका है और सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ सकता है? इस युद्ध का अब अंजाम क्या होगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि पीस टॉक्स हो रही थी, लेकिन अब क्या? विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे देते हैं। ड्रोन अटैक पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। मॉस्को को बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है और हम इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे, ज़ेलेंस्की ने ये बात कही है। उन्होंने एक पोस्ट किया और उनका एक बयान जो है वो सामने आया है। रूस पर हमले की तैयारी में 1.5 साल लगे हैं, ये बात भी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। रूसी एयरबेसेस पर तैनात क्रूज मिसाइल वाहकों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने रूस में शानदार ऑपरेशन किया है और हमले का जो लक्ष्य था वो विशेष रूप से सैन्य ठिकानों पर था। जैसे हम जानकारी दे रहे हैं, एयरबेसेस के ऊपर आपको बता दें कि हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन से रूस को काफी नुकसान हुआ है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया और बताया कि ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन की तैयारी में लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय लगा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अभी मुझे यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वसील मालयुक से एक रिपोर्ट मिली है और एक शानदार ऑपरेशन किया गया है। ये दुश्मन के इलाके में हुआ है और इसका लक्ष्य विशेष रूप से सैन्य लक्ष्य था। जितने भी मिलिट्री टारगेट्स जो है वो डिसाइड किए गए थे, उन पर अटैक किया गया है। चलिए इसी बीच इस खबर पर एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं। यूक्रेन पर रूस ने बता दें जवाबी हमला शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। रूस ने 136 कामिकाज़ ड्रोन से हमला किया है और यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के पोर्ट पर यह हमला हुआ है। रूसी हमले में पोर्ट पर भारी बर्बादी हुई है, ऐसी जानकारी भी जो है निकलकर सामने आ रही है। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो साथ ही ज़पोरिजिया में रूसी हमले में 13 लोग मारे गए हैं। 13 के 13 यूक्रेनी थे। और अब अगर हम बात करें तो अब आगे क्या होगा, सभी यही सोच रहे हैं, क्योंकि
ट्रंप जैसे ही आए यूएस में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा कि देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। और देखिए सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया वॉर जो है इसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनका एक सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉक्सी वॉर इसे कहा जा रहा था, लेकिन ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। इंट्रोड्यूस आपको करा दे, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। साथ ही मेजर जनरल अभय कर्की हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। और साथ ही यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। शुरुआत ओपी तिवारी जी आपके साथ, इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है, पीस टॉक्स हो रही है, थम जाएगा तो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। देखिए पलक, रशिया एक बहुत ही वास्ट एरिया है, ठीक है। सबको कवर करना, सब चीज से कवर करना इतना आसान नहीं है, हर जगह सिक्योरिटी टाइट कर सकते। लेकिन जिस तरीके से प्लान जेलेंस्की ने किया है, जेलेंस्की का प्लान अकेले का नहीं है, ये नाटो देशों का प्लान है। एक ट्रक में स्पेयर पार्ट्स लोड करके और वहां जाके असेंबल करके और वहां से पिन पॉइंट टारगेट, जैसे एक बॉम्बर के पीछे फ्यूल, मतलब उन जो जितने भी ड्रोन्स थे उनमें इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी, वो छोटे मोटे ड्रोन्स थे, वो जाके वो फ्यूल टैंक के ऊपर गिरता है, जो बॉम्बर के फ्यूल टैंक पर गिरता है, ताकि उस फ्यूल में आग लगे और जो ब्लास्ट हो जाए। तो इस तरह की एक्यूरेसी और इतना अंदर घुस के जितने भी एयरबेसेज है ना, 3 एयरबेसेज पर अटैक किया है। एक 4300 किलोमीटर है, एक 3500 किलोमीटर है, एक तीसरे का डिस्टेंस मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये 4300 किलोमीटर जितने बेसेज हैं, ये मतलब इट इज नॉट ए फुल शहर उसके पास नहीं है, थोड़ा आइसोलेटेड जगह पर, अलग अलग जगह पर है। लेकिन किस तरीके से इतने दूर अंदर जाके ट्रक इसका बिना किसी को इंटरप्ट किए हुए, किसी को पता भी नहीं चला, इट मींस रशिया के अंदर के लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ये इस तरीके से इन्होंने जैसे डेवलप किया है, जैसे कि पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर डेवलप कर रखा है, तो इतना दूर करके। अब इसका जवाब तो रशिया अच्छी तरीके से देगा, बिकॉज रशिया ने जितनी भी लड़ाई लड़ी थी तो बहुत ज्यादा काफी अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा था। सिविलियन पर एयर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कारपेट बॉम्बिंग कहीं पर भी नहीं की है, आराम से करता है। लेकिन ये झटका, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब भले ही विल नॉट बॉदर्ड, अब चिंता नहीं करेगा कि कोलेटरल डैमेज कितना हो रहा है, कि कारपेट बॉम्बिंग अत्यंत आवश्यक होगी और कीव को भी ये बर्बाद करेंगे ये। बिकॉज इस तरीके से इतना नुकसान करके निगोशिएशन टेबल पर आना पुतिन के लिए संभव नहीं है। ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। 2 हफ्ते पहले करीब इनके हेलीकॉप्टर पर भी अटैक किया गया था, परसों ट्रेन में भी अटैक किया गया था, ट्रेन को डिटेल किया गया था। अब तीसरी बात तो एयरफील्ड में इनके बॉम्बर्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इनकी इंटेलिजेंस, रशिया को भी बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत है। इतना लंबा वॉर खींचने के बाद थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी सेट इन हो जाता है, इसका नतीजा रशिया ने सफर कर लिया। तो रशिया को चाहिए कि इतने मैसिव स्केल पर ऑफेंसिव और लॉन्च करे, ताकि इस वॉर को लॉजिकल एंडिंग पर जल्दी से ला सके। ठीक है ओपी तिवारी जी, अभी हम विस्तार से ड्रोन वॉरफेयर पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन और भी मेहमान हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। मैं आपके पास फिर सर आऊंगी। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, जिस तरह से सर कह रहे हैं कि जिस तरह से अटैक किया गया है, बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर इंटेलिजेंस का भी है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट्स थी, बेसिस है, वहां पर अटैक किया गया। और यूक्रेन ये कह रहा है कि जो देखिए हमने लगभग 41 ऐसे रशियन प्लेन्स हैं जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और एयर वाइस मार्शल तिवारी जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, रूस ने यूक्रेन को बहुत हल्का लिया, उसको लगा कि यूक्रेन से कुछ होगा नहीं, इसीलिए एयर पावर का बिल्कुल इस्तेमाल पिछले 3 साल में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, ये हमेशा समस्या रही है करीब करीब सभी के मनों में कि उसने, रशिया ने एयर पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर एयर पावर का इस्तेमाल करता तो ये लड़ाई जो है बहुत जल्दी खत्म हो सकती थी। अब एयर पावर नहीं इस्तेमाल की, शायद इसलिए कि उसको लगा कि मैं यूक्रेन को समझौते पे ले आऊंगा, अपनी मनमानी कर लूंगा। ये पूरा का पूरा दिखाता है कि आपने या यूक्रेन ने इतना ब्लाइंड साइड कर दिया रशिया को कि पीस टॉक्स चल रही हैं, वहां ट्रंप के साथ बात हो रही है, यूक्रेन के जेलेंस्की को ट्रंप ने बेइज्जत कर दिया। तो रशिया को लगता था कि हाँ, अब हम तो प्रभुत्व है, हम बिल्कुल ऊपर हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। ये भूल गया कि कुछ ही महीने पहले यूक्रेन ने एक और अटैक किया था यूक्रेन ड्रोन्स के साथ,
और यहां तक कि मॉस्को तक पहुंच गए थे उसके ड्रोन्स, लेकिन फिर भी वो ये भूल गया कि वह उसके ऊपर अटैक आ सकता है। जो अटैकर है, खास करके जो छोटा देश है, उसके पास ये एडवांटेज होता है कि वो कुछ ना कुछ नया कोई न कोई इनोवेटिव तरीका करेगा। और यहाँ पे देखिए, लकड़ी के अंदर ड्रोन्स को छुपाया गया, 4000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने FPV ड्रोन्स इस्तेमाल किए। वो है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, छोटे ड्रोन्स है, उसके बावजूद उन्होंने ये सब कर लिया। ये बहुत बड़ी सफलता है यूक्रेन के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ी विफलता है रशिया के लिए, इसमें भी शक नहीं है। और जैसे ये एयर वाइस मार्शल तिवारी ने कहा है, बिल्कुल रशिया की तरफ से अब आएगा भयंकर जवाब, और इसमें होगी ज्यादा तबाही। और ओडेसा के ऊपर अगर उन्होंने अटैक करना शुरू किया है, मैंने तो मुर्मांस्क भी देखा है, मैंने ओडेसा का स्पोर्ट भी देखा है। और मुर्मांस्क जो है ऐसे एरिया में है जहां पे आसपास कुछ नहीं है, खाली है। उसके बावजूद अगर ट्रक्स उतने पास तक जाके उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। इसका जवाब पुतिन को देना मेजर ही जनरल पड़ेगा। अभय उसके कार्की पास जी, कोई और रास्ता क्योंकि जिस तरह से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बता रहे हैं हमारे और मेहमान, और देखिए उनकी एक्सपर्टीज है इसमें, तो क्लियरली ये यूक्रेन का दिमाग तो नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स इसके अंदर और भी पार्ट्स जो है, और भी कंट्रीज की पार्ट्स, और साथ ही उनके इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व्ड है। जी नमस्कार, जय हिंद। ये बिल्कुल ठीक आपने बोला कि ये अकेला यूक्रेन जो इतना कर सके वो शायद उसकी क्षमता नहीं है। जहाँ पे कि ड्रोन्स का सवाल है, ड्रोन्स में मेरे ख्याल से आज जितना इनोवेशन और जितनी नई टैक्टिक्स और डिजाइन आए हैं, यूक्रेन उसमें उसके यूज पे उसमें लीडर बन चुका है, क्योंकि वो एक छोटा पावर है और रशिया की बड़ी ताकत को लड़ने के लिए उसने सब कन्वेंशनल बोल रहे हैं जो नया डोमेन एक खोला है, जिसका कोई जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि ये ड्रोन्स को कैसे रोका जाए। जो हमने पाकिस्तान के ड्रोन्स रोके, वो हमने भी अजरबैजान और यूक्रेन की लड़ाई को जब पढ़ा तो हमने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स डेवलप कर लिए थे टाइम, इसलिए हमारा बच गया। लेकिन यहाँ पे जो यूक्रेन ने जो टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी दिखाई है, इसमें 2-3 चीज सोचने वाली है। पहली बात तो इंटेलिजेंस और उसका लॉजिस्टिक्स जो है, इतनी 5 जगह 6,000 4,000 किलोमीटर अंदर ट्रक चला के ले गए जिसके पीछे रखे हुए हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा इंटरनल नेटवर्क है, लॉजिस्टिकल उनको बैकिंग थी, सपोर्टर्स थे, जो रशिया को अभी देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा ये कैसे हुआ है। दूसरा ये है कि आपने ये FPV ड्रोन्स को आपने उड़ा लिया, लेकिन 6,000 किलोमीटर दूर जो लिंक है, जो ऑपरेटर यूक्रेन में है या फिर ऑपरेटर रशिया के अंदर है जो कि उस FPV ड्रोन को चला रहे हैं, क्योंकि एक ट्रक से एक तो नहीं निकला होगा, 100 के आसपास निकले होंगे। तीसरी बात यह है कि ये 1.5 साल से अगर इसकी प्लानिंग चल रही है, तो ये पहले से ज़ेलेंस्की को पता था ये लंबी दौड़ है और हमें कुछ करना है। और क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद एक सीज फायर के बात हो रही थी जिसमें यूक्रेन का हाथ कोई ज्यादा मजबूत नहीं था, पूरा हावी USSR था, और जब ये बोलता था क्राइमिया वापस मैं लूंगा, और उसमें बोलो कोई मतलब ही नहीं बनता USSR ने बोलने का। और पिछले एक हफ्ते से जो ये USSR ने सडनली ज्यादा से ज्यादा ड्रोन, 3 रात उसमें भी बहुत तगड़े ड्रोन हमले किए थे यूक्रेन के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल से चाहे ये बिल्डअप हो रहा था और ये टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन जो इसका ख्याल है, अगर आपको पता हो बचपन में पढ़ते थे ट्रोजन हॉर्स, ट्रॉय के अंदर कैसे लकड़ी के घोड़े के एक गिफ्ट वे के अंदर भेजा था जिसके अंदर से सैनिक निकल के उन्होंने ट्रॉय को खत्म किया था। तो ये एक बहुत ही चतुरता से किया है, ये बहुत लंबे टाइम का इसका प्लानिंग है, बहुत डिटेल इसकी लॉजिस्टिक्स वो है, और प्लानिंग और सपोर्ट रशिया के अंदर है। और इसके बाद जो है फाइनली इसका जो कमांड एंड कंट्रोल था, वो सेटअप किसने उसको हेल्प किया, यूक्रेन को ये देखना पड़ेगा। यूरोप और USA ये दो हैं, USA ने तो तकरीबन हाथ धो लिए हैं इससे। सर आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो, मैं ग्रुप